हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये जो लेक्चर है हमारा, इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एटम्स, राइट। इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन था उसको ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोग एटम्स से रिलेटेड जो भी हमारा इस ईयर का जो सिलेबस है वो सारा डिस्कस करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियाई पूरी एक कंबाइंड यूनिट है, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर और लगभग आपका 8 मार्क्स का वेटेज इन दोनों चैप्टर्स से है। तो 8 मार्क्स का 8 to 9 मार्क्स का पेपर यहाँ से आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये चैप्टर्स, दोनों ही चैप्टर्स बहुत इजी चैप्टर्स हैं। अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो इनके क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इनके क्वेश्चंस करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने इसके जो है कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लिया। तो अभी जो हमारा टारगेट होगा वो ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, बहुत डिटेल में समझ आना चाहिए, राइट। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एटम्स में सबसे पहले हमारी जो कहानी स्टार्ट होगी, अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली कहानी हमारी स्टार्ट होती है कुछ हमारे इनिशियल पॉइंट से, जो कि बेसिकली एटम का कुछ डिफरेंट मॉडल्स दिए गए थे एटम्स के, राइट। तो एटम्स के मॉडल्स की बात करेंगे हम इनिशियली, देन फिर हम लोग बेसिकली मूव करेंगे इन मॉडल्स को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा एनर्जी लेवल्स एंड ऑल दीज थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा जो एटम के रिगार्डिंग जो मॉडल दिया गया था वो थॉमसन मॉडल था, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल बेसिकली क्या था? तो अगर मैं थॉमसन मॉडल की बात करूं तो थॉमसन मॉडल में बेसिकली बेटा बताया गया था, आपको पता भी होगा कि थॉमसन मॉडल में ये बताया गया था कि भाई जो हमारा जो एटम होता है ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है कि इसके अंदर जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी हमारा नेगेटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं, इन्होंने कहा था कि भाई एटम हमारा जो है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरह से एक वाटरमेलन की तरह होता है स्फेरिकल शेप में, और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हमारा और पॉजिटिव चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और नेगेटिव चार्जेस हमारे कुछ डिफरेंट लोकेशंस पर फिक्स्ड होते हैं, राइट। और पॉजिटिव चार्ज हमारा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ पर, राइट। और यहाँ नेगेटिव चार्जेस भी फिक्स्ड होते हैं, राइट। इज इट क्लियर? सो दिस वाज बेसिकली व्हाट थॉमसन मॉडल। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं, बट यस इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटम। तो एटम थॉमसन मॉडल हमारा सबसे पहला मॉडल था। इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा जो बेसिकली एटम होता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और इसका एंटायर मास हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट लोकेशंस पर वाटरमेलन के सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो ये इन्होंने बताया। अब इस मॉडल को जब आगे कैरी फॉरवर्ड किया तो कुछ टाइम तक ये चलता रहा, लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, राइट, कुछ टाइम के बाद। तो उस एक्सपेरिमेंट से कुछ अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस मिले जो कि हमारे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं थे, राइट। तो उस एक्सपेरिमेंट से जब अदर टाइप के कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले तो फिर हमने थॉमसन मॉडल पर लिमिटेशंस लगा दी। इनको बोला कि भाई ये लिमिटेशंस थी इनके मॉडल में जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो लिमिटेशंस भी जान लेते हैं यहाँ पर कि लिमिटेशंस क्या थी हमारी थॉमसन मॉडल की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल, तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो सबसे पहली लिमिटेशन हमारी क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन इन्होंने कहा कि भाई
जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या फिर जो स्पेक्ट्रल सीरीज है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीजेस को जो ऑब्जर्व किया गया था उस एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था? रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। तो उस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जी ने जो ऑब्जर्व किया, वो ये ऑब्जर्व किया कि कुछ हमारी सीरीजेस जो हैं वो एमिट हो रही हैं, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीजेस हैं, ठीक है। तो वो सीरीजेस थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं थी, थॉमसन मॉडल में ऐसा कुछ बताया नहीं गया था। तो सबसे पहले यही लिमिटेशन थी कि हाइड्रोजन या फिर किसी भी एटम की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मींस इट कैनॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीजेस ऑफ एटम्स, राइट। सबसे पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थॉमसन मॉडल की? इन्होंने कहा कि भाई जो हमारा मास है या फिर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द एटम, जो कि जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो दूसरा यहाँ पर ये बोला कि भाई एंटायर जो वॉल्यूम के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक था, राइट। सो चार्ज एंड मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर वॉल्यूम, राइट। सो द पॉजिटिव चार्ज and or maybe I can say yes, and mass is not distributed in entire volume, right। ये दूसरी हमारी लिमिटेशन थी, दूसरा पॉइंट था जो कि उन्होंने रॉन्गली स्पेल किया था, रॉन्गली एक्सप्लेन किया था, राइट। तो ये हमारे इसके मॉडल की लिमिटेशंस थी। इसके बाद रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था हम उसको समझेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसको हमें समझना है और इससे क्या जो कंक्लूजन्स थे वो सामने आए वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई एक न्यूक्लियर, ये एक छोटा सा हमने एक क्या ले ली, एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है। गोल्ड फॉइल ली थी और उस गोल्ड फॉइल में से हमने क्या किया, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसको इस तरह से ना लेकर हम इस तरह से ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी सीट के फॉर्म में एक गोल्ड फॉइल हमने ली, राइट। लाइक दिस, और इस गोल्ड फॉइल में से हमने यहां से क्या किया, कुछ अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया। तो जब हमने इस गोल्ड फॉइल में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स को पास कराया तो क्या ऑब्जर्वेशंस, ये हमारी गोल्ड फॉइल थी और यहां पर ये हमारी ZNS स्क्रीन भी लगाई थी। यहाँ एक बेसिकली अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरह का अरेंजमेंट था पूरा ऑन द होल। ये ZNS स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉलिमिनेटर भी था जिससे कि अल्फा पार्टिकल्स को पास करा के एक
लीनियर वेव बनाई गई थी जो कि इसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे थे, राइट। ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे। एक रफली अरेंजमेंट है टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली, राइट। सो क्या इससे देखा गया, यस, ये अल्फा पार्टिकल्स थे हमारे, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से देखा कि भाई ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो जब इनको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया स्क्रीन के ऊपर, जब इनको हमने देखा तो ये पता चला कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हमने इंसिडेंट कराए इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हमारे विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। अल्फा पार्टिकल आप जानते हो क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियाई होता है जो कि प्लस प्लस चार्ज्ड, मीन्स एक तरह से एक ऐसा न्यूक्लियाई जिसके ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, 2 प्रोटॉन एंड 4 एटॉमिक मास नंबर, प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स हम कह सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो जब हमने इस अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया, वो क्या ऑब्टेन किया, वो ये ऑब्टेन किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मीन्स पहला ऑब्जर्वेशन, पहला कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन्स जो आए हमारे इस एक्सपेरिमेंट से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल without deviation, without deviation, is it clear? दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इनका क्या था, दूसरा कंक्लूजन यहां से निकला कि बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे पास हो गए इस गोल्ड फॉइल में से, सीधे क्रॉस हो गए, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स। देयर वर वेरी स्मॉल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड एट अ वेरी स्मॉल एंगल and some at large angles also. So almost we can say 0.14% alpha particles deflected at or deflected at more than 1 degree angle। मोर देन 1 डिग्री के एंगल से जो डिफ्लेक्शन आया था वो ओनली 0.14% पार्टिकल्स थे। मीन्स 100 में से हम ये कह सकते हैं कि 0.14% अगर आप निकालोगे तो वो पार्टिकल्स हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल, किस में से, गोल्ड फॉइल में थे, मोर देन 1 डिग्री एंगल पर। तीसरा कंक्लूजन क्या आया इस एक्सपेरिमेंट का, 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 8000, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ऑन एन एवरेज डिफ्लेक्टेड एट large angle, that is more than 90 degree, more than 90 degree। 8000 में से ओनली 1 पार्टिकल ऐसा था जो कि 90 डिग्री या उससे ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ था।
तो वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल्स, राइट। तो ये 3 कंक्लूजन जब सामने आए इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के, कि भाई जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराया, गोल्ड फॉइल में से पास कराया, तो इस तरह की कंक्लूजन्स आए। तो यहाँ से बड़ा क्लियर सा ये हमारे ये कंक्लूजन नहीं है, ये हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस थे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस थे और इनसे हम कंक्लूजन्स निकालेंगे। ये हम ऑब्जर्वेशंस लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे बेसिकली। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, रदरफोर्ड जी ने फिर एक अपना मॉडल दिया इनसे कंक्लूजन निकाल के, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन निकाल के, और उन्होंने एक अपना मॉडल जो दिया उसमें क्या बताया, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, जो हमारे ये, इससे कंक्लूजन हमारा क्या आया, कंक्लूजन बड़ा क्लियर है। पहले वाले में क्या देखा हमने, पहले ऑब्जर्वेशन से, कि डिफ्लेक्शन ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्शन जा रहे हैं। डिफ्लेक्शन नहीं है का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन नहीं है का क्या मतलब है, भाई अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर अकॉर्डिंग टू थॉमसन नेगेटिव चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एंटायर द वॉल्यूम, देयर मस्ट बी सम रिपल्सन, और देयर पॉजिटिव चार्ज अगर एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल क्या था, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज हमारे एंटायर वॉल्यूम में होता है एटम के। तो अगर वो एंटायर वॉल्यूम में होता है तो जो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास हो रहे हैं गोल्ड फॉइल से, ये विदाउट डिफ्लेक्शन कैसे पास हो रहे हैं, कुछ तो रिपल्सन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रिपल्सन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा एटम है उसका पॉजिटिव चार्ज भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ तो हमारा रिपल्सन आना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, देयर मस्ट बी सम scattering, like these alpha particles cannot go without deviation, there must be some deviation, right। तो पहला कंक्लूजन दिया गया कि भाई जो हमारा एंटायर चार्ज है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज है, ये विदाउट, लाइक हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्लियर। अच्छा, दूसरे वाले से भी यही पता चला कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, राइट। इसका मतलब बहुत कम स्पेस अवेलेबल है जहां पर अट्रैक्शन अवेलेबल है। सो यहाँ, अच्छा, तीसरे वाले में ओनली 1 पार्टिकल ऐसा था जो 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा था। इट मीन्स ये बहुत छोटा सा स्पेस होगा जहां से एक पार्टिकल पास होकर जा रहा होगा, तो उसमें काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन है। ऐसे 0.14% पार्टिकल जो जा रहे थे, इनमें भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन नहीं है, बट यस रिपल्सन है बिकॉज ऑफ सम पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द एटम्स, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए। तो यहां से कंक्लूजन निकाला रदरफोर्ड जी ने और अपना एक मॉडल दे दिया। क्या मॉडल दिया रदरफोर्ड ने, इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बना दिए और इन्होंने कहा कि भाई रदरफोर्ड्स मॉडल, इनके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, है ना। रदरफोर्ड्स मॉडल, ये जो रदरफोर्ड मॉडल है हमारा, इसके पोस्टुलेट्स को समझेंगे तो पहला पोस्टुलेट क्या था, पहला पोस्टुलेट इन्होंने दिया कि भाई जो हमारा एटम होता है ये एक बहुत स्मॉल कोर को कंसिस्ट करता है, इसके अंदर एक बहुत स्मॉल कोर होती है और इसी कोर के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और लगभग सारा मास भी इसी कोर के अंदर लोकेट करता है। पूरे के पूरे वॉल्यूम में नहीं होता, एटम के पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एक बहुत स्मॉल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको इन्होंने कहा न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। क्लियर। तो ये रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इससे न्यूक्लियस की खोज की गई थी। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट समझो, एवरी एटम consists of
consists of a small core, consists of a small core in which entire positive charge and almost mass is concentrated. क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉस्टुलेट। दूसरा पॉस्टुलेट क्या था? दूसरा पॉस्टुलेट था इनका कि जो, अच्छा यहां पर ये चीज समझ आ गई। अच्छा इसमें और लिख लेते हैं एक, एंड दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियाई। दिस कोर, स्मॉल कोर इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई। Right? This small core is called atomic nuclei or atomic nucleus, you can say. Right? Atomic nucleus. क्लियर है? तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था इनका कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10 raised to power minus 15 meter, which is, you can say, which is very small as compared to size of atom। साइज ऑफ एटम कितना है हमारा? 10 raised to power minus 10 मीटर। तो उससे ये बहुत छोटा होता है, साइज ऑफ एटम से बहुत छोटी कोर होती है। ये जो हमारी स्मॉल कोर है, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ऑलमोस्ट सारा मास है, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन यहां से इन्होंने ड्रॉ किया वो क्या था? इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, they are just surrounded the nucleus, right? So electrons are around the nucleus, right? And atom is electrically neutral। Atom is electrically neutral, so the total positive charge is equals to total नेगेटिव चार्ज। क्लियर? टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो फोर्थ पॉइंट उन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वो मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। So electrons revolves around the nucleus in circular orbits, and सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय
द electrostatic attraction between nucleus and electrons, between nucleus and electrons. Clear? So this centripetal force is provided by the electrostatic attraction between nucleus and electrons. So यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई कितना फोर्स हमें मिलेगा, Fe is equals to, or Fc you can say, centripetal force Fc is equals to F of electrostatic force. So this is what mv square upon r, which is equals to k. अब देखो यहाँ हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास ये एटम है, इसमें ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में क्या होगा, प्रोटॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर, तो जेड एटॉमिक नंबर है हमारा। अब कितना चार्ज होगा प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो जेड तो हो गया प्रोटॉन का नंबर इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज जेड ई, तो जेड ई हो गया इंटू जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सराउंडिंग में उनका चार्ज, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम ले लेंगे अपॉन जो भी आपकी रेडियस होगी, एंड इसको सॉल्व करेंगे, देन वी कैन गेट सम वैल्यू ऑफ आर, राइट। सो दिस इज व्हाट Rutherford said, right? So Rutherford tells this model, these postulates of the model. तो इसमें बेसिकली क्या था जो थॉमसन ने कहा था, अच्छा इसमें इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व किया था, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आगे करेक्ट किए थे बोहर जी ने, नील बोहर जी ने, राइट। तो इनके क्या ड्रॉबैक थे वो हम अभी समझेंगे। तो इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया था, थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस को क्लियर किया था। तो थॉमसन मॉडल की जो लिमिटेशंस थी कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली जो स्पेक्ट्रल सीरीजेस थी उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे वो, और दूसरा उनकी लिमिटेशन क्या थी कि उन्होंने कहा था कि एंटायर हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो यहाँ पर क्लियर हो गया था, राइट। अब इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल के बाद जब हम बोर मॉडल पढ़ेंगे तो बोर मॉडल से पहले हमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है एक दो, और उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में जो समझना है यहाँ पर वो है क्या, देखिए ये अभी आपने समझा कि भाई ये न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आते हैं हमारे, तो हमने क्या देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं जो कि ऐसे डिफ्लेक्ट होकर जाते हैं। देयर आर वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, देयर आर वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड more than 180 degree, more than not 180 degree, we can say more than 90 degree, right? More than 90 degree like this, and there are very few alpha particles जो कि हमने क्या देखा, जो कि 180 डिग्री पर डेविएट होते हैं, कुछ 180 पर भी आते हैं, कौन से आएंगे उनको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ सो ये हमारा न्यूक्लियस था ZE, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये कोई सा न्यूक्लियस हो सकता है, तो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ये एंगल जो हमारा डिफ्लेक्ट है ये लेस देन 90 डिग्री है, ये वाला एंगल यहाँ पर ये लेस देन 90 डिग्री, इस वाले केस में एंगल हमारा मोर देन 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं नाम बोलूँ 1 2
एंड 3, ये 3 अल्फा पार्टिकल, अगर मैं नाम इनका दे देता हूँ 3, 1 2 3, तो अल्फा पार्टिकल नंबर 1 180 डिग्री पर वापस आ रहा है। इसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है, 180 डिग्री है। अल्फा पार्टिकल नंबर 2, अल्फा पार्टिकल 2 मोर देन 90 डिग्री पर जा रहा है, एंड अल्फा पार्टिकल नंबर 3 लेस देन 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा होगा, इस वाले अल्फा पार्टिकल 3 पर लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगाएगा, इस वजह से ये कम डिफ्लेक्ट हुआ। अल्फा पार्टिकल 2 जो कि उसकी सरकमफ्रेंस से बिल्कुल पास हो रहा है, सरकमफ्रेंस को टच करता हुआ पास हो रहा है, किसकी, न्यूक्लियस की पेरिफेरी को टच करता हुआ पास हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है न्यूक्लियस के, राइट। तो डिस्टेंस कम है इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस का, दैट इज वाई उसमें और ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ गया। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सेंटर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, तो ये अल्फा पार्टिकल कहाँ जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल आप देखोगे थोड़ी देर बाद, ये क्योंकि ये बिल्कुल सीधा न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा। तो जैसे जैसे ये न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा, इसकी स्पीड स्लो डाउन हो रही होगी। मींस एक अल्फा पार्टिकल जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कहां जा रही है फिर काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मींस तो ये होगा क्या कि भाई ऐसा तो होगा नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाए, न्यूक्लियस से कोलिजन करके बाहर निकल जाए, उसमें से पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल नंबर 1 आप देख रहे हो, ये आगे मूव करता जाएगा और एक टाइम एक पर्टिकुलर पोजीशन ऐसी आ जाएगी जहां से इसको वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा वापस? क्योंकि कोलिजन है। कोलिजन कैसा? इलास्टिक कोलिजन है, और वो भी फिजिकल कोलिजन नहीं है, एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलिजन है ये, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन अल्फा पार्टिकल हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो मान लो हमने कहा कि यहां इस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल वापस हुआ, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जितनी भी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। तो ये अब यहां से देखो, न्यूक्लियस का सेंटर हमारा ये है, तो भाई न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जहां तक हमारा अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर पा रहा है, ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नाम से ही समझ आ रहा है, क्लोजेस्ट अप्रोच मींस कितने क्लोज पहुंच पा रहा है, न्यूक्लियस के कितने क्लोजली अप्रोच कर पा रहा है, ये है हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम ये बोलेंगे इट इज द डिस्टेंस up to which, distance from the center of the nucleus, it is the distance from the center of the nucleus up to which the energetic or most energetic alpha particle can approach, or at which the whole kinetic energy is converted into potential energy. So हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर इसके पास kinetic energy है k, तो this k is equals to half mv square हो जाएगा, right? So this half mv square will convert it into where, into electrostatic potential energy, जो कि हम लिखते हैं k q1 q2 upon r। q1 हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई Ze, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर Z होगा, उसका चार्ज E है, तो पूरा चार्ज होगा न्यूक्लियस का Ze इंटू अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल, अब इसके ऊपर आप जानते हो 2e के बराबर चार्ज होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इनटू, तो ये हो गया 2e अपॉन r, इसको r नॉट लिख सकते हैं, जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी सारी की सारी रहेगी, सारी काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हम ये लिख सकते हैं कि r नॉट इज नथिंग बट 2kz e स्क्वायर अपॉन हाफ mv स्क्वायर।
ये हमारी किसका फॉर्मूला आया, ये हमारा आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर है? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस विच डिस्टेंस फ्रॉम center of the nuclei up to which the most energetic alpha particle can approach the nucleus, that is called distance of closest approach, right? ऐसा यूनिट वगैरह सब मीटर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने समझ लिया। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर रहेगी आपकी, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसको समझेंगे। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है हमारा, इसको समझना है हमें यहां पर। सो इम्पैक्ट पैरामीटर इज बेसिकली व्हाट? सी दैट इज द न्यूक्लियस। अब आप देखोगे कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हेड्रॉन कोलिजन करेंगे, सीधे वापस आ जाएंगे। कुछ हमने जो ऐसे भेजे, यहां से जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा। कुछ अल्फा पार्टिकल मोर देन 90 डिग्री पर भी जाएंगे, राइट। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमारे लेस देन 90 पर जा रहे होंगे। तो ये हमने कहा कि ये हमारी सेंट्रल लाइन है जो कि न्यूक्लियस के सेंटर से पास हो रही है। तो क्लोजेस्ट, नॉट क्लोजेस्ट, इट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इज व्हाट मीन्स कि ये एक वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहां से? सेंट्रल लाइन से। सेंट्रल लाइन से कहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वेलोसिटी वेक्टर है हमारा v, ये डेविएट हो रहा होगा, यहां डेविएट हो जाएगा ये, लेकिन हमें यहां पर मेजर नहीं करनी। जब ये न्यूक्लियस से काफी दूर है तो ये जो डिस्टेंस है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस और यू कैन सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between central line passing through the nucleus and velocity vector of alpha particle when it is very far from nucleus। डेविएशन नहीं होना चाहिए, डेविएशन होने से काफी पहले, far from the nucleus is called impact parameter। इम्पैक्ट पैरामीटर, क्लियर? तो ये हमारा क्या है? ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, राइट। तो ये हो गया बेसिकली हमारे इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन। तो ये हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर को समझ लिया। और इसके बाद हम लोग अब बेसिकली मूव करेंगे किसके ऊपर? जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल में जो हमारी कमियां थी उनको समझेंगे, और उन कमियों को समझकर फिर हम लोग मूव करेंगे बोहर के एटॉमिक मॉडल पर, ठीक है। तो रदरफोर्ड की कमियां क्या थी? रदरफोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट कमियां थी, वो इन्होंने क्या बताया अब, तो उनको पहले समझ लेते हैं, लिमिटेशंस को समझ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी हमारी। भाई रदरफोर्ड जी ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे रिवॉल्व करते हैं किसमें? ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस, राइट।
बट क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? क्लासिकल थ्योरी कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है हमारी, वो क्या कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे रिवॉल्व करेंगे, कोई भी पार्टिकल अगर हमारा रिवॉल्व करता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, उसकी वजह से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज्ड पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उसमें से कुछ एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो अगर हम इस थ्योरी को अप्लाई करें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, दिस क्लासिकल थ्योरी, तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो क्या होगा? उसमें से लगातार रेडिएशन एमिट हो रहा होगा, और अगर वो लगातार रेडिएशन एमिट होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, वो धीरे 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 स्पाइरल बनाता हुआ कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी रेडिएट होगी, जब वेव्स रेडिएट होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो कोलैप्स कर जाएगा इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब कि जो एटम है हमारा वो स्टेबल नहीं है, बट एटम तो स्टेबल है। सो पहली लिमिटेशन इनकी क्या थी? इट कैन नॉट or I can say it could not explain the stability of atom. Stability of atom, right? दूसरा पॉइंट, ये पहली लिमिटेशन थी कि वे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये लोग। रदरफोर्ड जी का मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इन्होंने कहा कि भाई अगर रेडिएशन एमिट होगा, अगर एनर्जी एमिट होगी तो लगातार एनर्जी डाउन होती चली जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा? फॉल कर जाएगा हमारा कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी चीज, इन्होंने स्पेक्ट्रम तो समझा कि भाई जो स्पेक्ट्रल सीरीजेज हैं वो तो बनेंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो सीरीजेज हैं हमारी, ये कंटिन्यूअस सीरीजेज होंगी। मींस जो हमारी एनर्जी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा होगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ईच एंड एवरी एनर्जी को रेडिएट करेगा, ईच एंड एवरी वेवलेंथ को रेडिएट करेगा। मींस जो हमारा स्पेक्ट्रल सीरीजेज होंगी, इन्होंने कहा स्पेक्ट्रल, और मे बी हम ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रल सीरीजेस कंटिन्यूअस होंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। बट बाद में देखा गया तो क्या पता चला, एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जब आगे जब बोर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें जब देखा गया तो उन्होंने देखा कि एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रा था हमारा, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था। तो डिस्क्रीटनेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, राइट? सो कुड नॉट एक्सप्लेन द discreteness of the spectrum. डिस्क्रीटनेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इन्हीं दो ड्रॉबैक्स को फिल्टर करने के लिए, इन दो लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए फिर बोहर ने एक मॉडल दिया, ठीक है, और उस बोहर मॉडल में उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन किया कि भाई कैसे कैसे न्यूक्लियस हमारा, एटम हमारा स्टेबल होगा और कैसे उसका जो स्पेक्ट्रम है किसी भी एटम का, जो स्पेक्ट्रल जो सीरीजेज हैं, जो उसके स्पेक्ट्रम होगा वो कैसे हमारा डिस्क्रीट नेचर से होगा, ये देखा गया, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी जो बोहर मॉडल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और फिर उसको हाइड्रोजन एटम पर अप्लाई करेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।